हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ में इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक, जिसमें हम कवर आउट करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहले अगर जनरल मीनिंग देखें हम, देखो कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी समझनी हो, पर्टिकुलर लॉ के सब्जेक्ट में अगर हो वो स्पेशली, तो उसका लॉफुल मीनिंग और जनरल मीनिंग दोनों मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि लॉ वाला मीनिंग भी रिलेटेड होता है जनरल मीनिंग से। जैसे एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स अगर बात करें तो यहाँ पे शेयर्स का क्या मतलब है कि बिजनेस की वो कैपिटल जिसे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स मीन्स जब लोग हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं, और तो उसके साथ वो कुछ जो है फीस भी पे आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। जब वो शेयर्स जो हमारी एप्लीकेशंस आई होती हैं हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम उन्हें देते हैं अलॉटमेंट। मीन्स हम उन्हें शेयर्स अलॉट करते हैं कि ये शेयर्स अब आपके हैं। इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं एक प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, जो इनवाइट करती है पब्लिक को कि हमारे शेयर्स जो आप खरीदो, सब्सक्राइब करो। एक एप्लीकेशन जो है ये ऑफर होता है। प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर मीन्स जो बंदा हमारे शेयर्स खरीदना चाहता है, हमारा शेयर होल्डर बनना चाहता है, उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। एप्लीकेशन फॉर शेयर्स जो है ये एक ऑफर है जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर करता है कि मुझे शेयर्स लेने हैं। जब इस एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन ये बन जाती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अलॉटमेंट को एज सच कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, ये सिर्फ एप्रोप्रिएशन है डायरेक्टर्स की आउट ऑफ प्रीवियस अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू अ पर्सन। मीन्स यहाँ पे सिंपल यही है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस पर्सन को देने हैं, उस देने को हम कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब तक शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं मिल जाती तब तक हम कहते हैं कि अलॉटमेंट नहीं हुई है। इट मीन्स शेयर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब अलॉटमेंट होगी तभी शेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू अलॉटमेंट। अब दो तरीके के प्रोविजंस है, एक जनरल, एक स्टैट्यूटरी। जनरल प्रिंसिपल्स है कि एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। मीन्स ये सिंपल है, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। एक प्रॉपर अथॉरिटी ही जो है शेयर्स को अलॉट कर सकती है। जैसे अगर एक कंपनी है तो उसने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या उसके आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि अगर दो डायरेक्टर्स अपने साइन करेंगे किसी भी शेयर्स के एप्लीकेशन पे तो ही वो अलॉटेड माने जाएंगे। इट मीन्स प्रॉपर अथॉरिटी यहाँ पे होगी दो डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपनी पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल मीन्स कि जो अलॉटमेंट है वो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होनी चाहिए। ये नहीं है कि कंडीशंस हो साथ में लगी हो। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि एस ने एक होटल कंपनी को लिखा ऑफर करने के लिए कि 300 शेयर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेनोवेशन उसे दिया जाए। मीन्स अगर एस को रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ही वो उनके 300 शेयर्स खरीदेगा। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गई। सो विद इन रीजनेबल टाइम, एप्लीकेशन जब दी है ना शेयर्स के लिए, उसके विद इन टाइम जो है अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि 1 साल पहले अपनी एप्लीकेशन दी और 10 साल बाद शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम में जो है शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए। जैसे एक्स ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए 28 जून को, शेयर्स अलॉट होकर उसे मिले नवंबर को। एक्स ने अब रिफ्यूज़ कर दिया। इट वॉज हेल्ड की ऑफर हैड लैप्स्ड। लैप्स मीन्स कैंसिल हो चुका है। एक्स कोई लायबल नहीं है पे करने के लिए, क्योंकि टाइम देखो ना, जून से नवंबर तक, जून से जुलाई होता फिर भी माना जाता। However, if unreasonable delay in allotment, अगर कोई अलॉटमेंट में अनरीजनेबल डिले है लेकिन शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए एप्लीकेंट ने और उन्हें रेपुडिएट नहीं किया, ही कैनॉट प्लीड। मीन्स कुछ केसेस यहाँ पे भी सर्टेन एक्सेप्शन दे दी उन्होंने कि कब हमारी अनरीजनेबल डिले होगा अलॉटमेंट में, फिर भी वो जो शेयर्स हैं वो एक्सेप्टेड माने जाएंगे, वहाँ पे नहीं माना जाएगा कि ऑफर लैप्स हो चुका है। नेक्स्ट आता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये नहीं है कि हाँ जी आपने उन शेयर्स को अलॉट कर दिया, अगले पर्सन को बताया ही नहीं। मीन्स अलॉटमेंट सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, अगले पर्सन को भी बतानी है, उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स भेजना कि हाँ जी हमने आपके
आपके इतने शेयर्स बनते थे, हमने इतने अलॉट किए हैं, उस हिसाब से आपके नेक्स्ट जो कॉल मनी होगी वो इतनी होगी। रेवोकेशन ऑफ द ऑफर, रेवोकेशन का मीनिंग होता है कुछ वापस लेना। मीन्स एच ने अप्लाई किया अपने शेयर्स के लिए, शेयर्स उसको अलॉट हो गए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी उसको सेंड किया गया टू द कंपनीज एजेंट टू डिलीवर बाय हैंड उसको एच को मिला। बिफोर द लेटर वॉज डिलीवर्ड उसने क्या किया, अपनी अप्लीकेशन विदड्रॉ कर ली। इट मीन्स कोई अलॉटमेंट नहीं हुई। जब तक अलॉटमेंट के आपके शेयर्स अलॉट हो गए, ऐसी लेटर एप्लीकेंट तक नहीं पहुंचती, तब तक उसके पास पावर है कि वो अपना ऑफर वापस ले सकता है। मीन्स रिवोक कर सकता है। उसने जैसे यहाँ पे अपने शेयर्स वापस ले लिए, विदड्रॉ कर लिए। एक केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। इस केस में क्या होता है कि जो कंपनी है वो इशू करती है 2000 शेयर्स कि आप 2000 शेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन पब्लिक कितने खरीद लेती है, 3000। इट मीन्स 1000 शेयर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हो गई ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस 2000 शेयर्स थे, लोगों ने खरीद लिए 1000, 1000 जो बच गए वो होगी अंडर सब्सक्रिप्शन, कम हुए। इस केस में तो कोई चक्कर नहीं। इस केस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे आए होते हैं वो हमें वापस करने पड़ते हैं, या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें प्रो रेटा बेसिस के ऊपर उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर इन सभी जनरल प्रोविजंस को हम नहीं मानेंगे तो अलॉटमेंट जो है वो नल और वॉइड हो जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी कि वो अलॉटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मीन्स लीगल प्रोविजंस। एज फार एज प्राइवेट कंपनीज वो तो कंसर्न है कंपनीज एक्ट कि उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अलॉटमेंट शेयर्स डिबेंचर्स कैसे करो, लेकिन कंपनीज एक्ट जो है प्रिस्क्राइब करता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा होता है। सो ये रिस्ट्रिक्शंस है जब पब्लिक ऑफर कर रही है और कब नहीं कर रही। जब पब्लिक ऑफर नहीं कर रही मीन्स वो प्राइवेट अलॉटमेंट होगी शेयर्स की, जिसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे गिवन है कि कंपनी जो है वो रेज कर सकती है अपनी कैपिटल को प्राइवेटली सिक्योरिटीज़ को प्लेस करके, और कोई भी वो जो है इनवाइट नहीं करेगी पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। इस अरेंजमेंट में सेक्शन 42 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हमने ऑफर करना है अपनी सिक्योरिटीज़ को कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को। ठीक है जी, ये जो ऑफर है या इनविटेशन हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए वो उन मेंबर्स को किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 50। ठीक है जी, बस हमने उसमें उतना ही करना था। बाकी नेक्स्ट अब हम करेंगे व्हेन पब्लिक ऑफर इज मेड, फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सो सबसे पहले अब हम कर रहे हैं फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है पब्लिक कंपनी के ऊपर जब वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेगी। जब पब्लिक ने ऑफर मेक किया, सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट देखना है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट हमने थोड़ा सा पीछे भी डिस्कस किया, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला। 2000 शेयर्स आपने इशू किए, उसमें से मिनिमम सब्सक्रिप्शन थी 1500। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मिनिमम जो है आप अगर आप 2000 शेयर्स इशू कर रहे हो तो मिनिमम आपके एटलीस्ट 1500 शेयर्स जो है वो तो लोगों ने खरीदने ही खरीदने हैं। अगर 1500 से कम 1400 शेयर्स लोग खरीदते हैं तब आपको अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन मनी जो आई है वो वापस करनी पड़ेगी। दोबारा से आपको जो है फिर से शेयर्स को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस मंगवानी पड़ेंगी। सो यहाँ पे 90% ऑलमोस्ट होता है, 90%। 2000 है तो इसका 90% एटलीस्ट जो है वो लोगों ने खरीदना है। उसके बाकी जो बचा वो नहीं हमने देखना। अगर 90 से लोग 85% खरीद रहे हैं और बाकी 15% रह गया तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2000 का अगर 90% करें तो हम 1500 काट ही देते हैं, हम 90% करके करते हैं अपना 1800। सो 1800 से अगर कम 1700 लोगों ने लिया ना तो ये कैंसिल हो जाएगी। 1800 का 1800 ही चाहिए। सो इन केस ये मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं होती विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मीन्स
जब आपने एक इनविटेशन भेजा अपने ऑफर के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट आपको रिसीव हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी भी आपने इन 1700 लोगों से शेयर्स के ऊपर पैसा रिसीव किया है वो विद इन 15 डेज वापस करना होगा। और ये 15 डेज हमने लेने हैं जब हमारा वो 30 डेज वाला पीरियड ख़त्म, उसके बाद वाले नेक्स्ट वाले 15 डेज अगर कोई कंपनी इन 15 डेज में पैसा वापस नहीं कर पाती तो उसे 15% इंटरेस्ट भी लगेगा, प्लस 1000 रुपीज़ पर डे पेनल्टी भी होगी जो 1 लाख रुपीज़ तक जा सकती है। इन दोनों में से 1000 या 1 लाख, दोनों में से जो कम होगा। थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेशन मनी, द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन फॉर ईच सिक्योरिटी। जब ये 1800 लोग अगर मान ले हम कि फुल होगी, जो जब एप्लीकेशन मनी मिलती है ना, पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया, साथ में वो जो मनी पे आउट करेगी वो जितनी शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी उसका 5% होना चाहिए, उससे कम नहीं। अब मान लो 1 लाख जो है वो टोटल शेयर की वैल्यू है, इसका 5% जो आ रहा है 5000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी में आएगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी जो है वो 2000 रुपीज़ से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जब शेयर्स ऑफर किए गए हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू कोई भी अलॉटमेंट नहीं हम कर सकते जब तक 5th डे की बिगिनिंग नहीं आती। उस दिन के बाद आज प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, कल से हमने 5 डेज काउंट करने हैं और 5th डे की ओपनिंग तक हम जो है कोई भी अलॉटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया, अगर हम अलॉटमेंट कर देते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन इन प्रोविजंस की कॉन्ट्रावेंशन इन प्रोविजंस के खिलाफ जाकर तो 1000 फाइन हर दिन का और 1 लाख फाइन दोनों में से जो कम होगा वो हमें पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटीज़ टू बी डील टू ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हम डील कर सकते हैं किन में। सो ये सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी डील कर सकते हैं, इस चीज़ से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी एक एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ भाई जो शेयर्स मार्केटेबल तभी होंगे जब प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ उन्हें देखेंगी। तो मीन्स थोड़ी सी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उन्हें में आ जाती है, वो सेफ फील करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है ऑल मनी टू बी केप्ट इन शेड्यूल्ड बैंक। ऐसे ही किसी बैंक में नहीं पैसा रख देना, जो आएगा जितना भी पैसा आएगा वो सारा शेड्यूल्ड बैंक में रखना है। और उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, एडजस्टमेंट करो पहले। अब मान लो इस एक बंदा था, उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपने क्या किया, उसको सिर्फ 100 शेयर्स अलॉट किए। इट मीन्स उसने जो पैसा दिया वो 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग दिया, लेकिन अलॉट तो उसको 100 शेयर्स हुए। बाकी 900 शेयर्स का जो पैसा है या तो उसको सारा रिफंड कर दो, या उसकी अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, उसकी कॉल मनीज में एडजस्ट करो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनिशियल ऑफर्स जो है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगे। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सेक्शन 29 कहता है कि हर कंपनी पब्लिक ऑफर करेगी, सच उन क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए है जो प्रिस्क्राइब किए, वो कंपनी इस पर्टिकुलर क्लास में आनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब की हुई हैं। ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है वो उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गई हैं। नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है ना फर्स्ट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग वो अप्लाई होगी इक्वली। किन किन 2 पॉइंट्स को छोड़ के, एक तो एप्लीकेशन मनी शेड्यूल्ड बैंक में होगी जमा, दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे फॉलोअप होंगे प्रोविजंस। थर्ड आता है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स के केस में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में से फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है कि किन 3 पॉइंट्स को छोड़ के मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी जो है वो शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट होगी। मीन्स सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट में भी वही रूल्स फॉलो होंगे इन दोनों को छोड़ के, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स में भी वही रूल्स फॉलो होंगे बस इन तीनों को छोड़ के। नेक्स्ट आता है हमारे पास इर्रेगुलर अलॉटमेंट। ये वो अलॉटमेंट होती है जो ऊपर हमने प्रोविजंस पढ़ी ना सेक्शन 39 में, उनके अगेंस्ट जाकर जब कोई अलॉटमेंट होती है तो वो हम इर्रेगुलर मानते हैं अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही हमें रिसीव हुई, अगर कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास नहीं हुई हमने दी, अगर कॉपी ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ, अगर हमने प्रॉस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू की है
वो रजिस्ट्रार के पास नहीं गया। अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है वो 5th डे की बिगिनिंग से पहले खोल ली है, अगर मिनिमम जो 5% एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी थी उससे 5% से कम है, एप्लीकेशन मनी हमने शेड्यूल्ड बैंक में नहीं रखी, स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन नहीं दी, तो इन केसेस में क्या होगा कि जो अलॉटमेंट है वो वैलिड, वॉइडेबल या वॉइड हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने वैलिड वर्ड लिखा है, इनवैलिड आएगा क्योंकि ये सही नहीं होती। इनवैलिड, वॉइडेबल या वॉइड हो सकती है। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने आज इस वीडियो में कवर आउट किया, जिसमें हमने प्रॉपर अच्छे से समझा इश्यू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आई होप आपके आज की वीडियो समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।